गुड मॉर्निंग एवरीवन और सभी को राम राम। और आज हम जाने वाले हैं पहलगाम। तो इसी में सैफरन फार्म आएगा, अवंतीपुरा आएगा, उसके बाद बैता वैली जाएंगे, उसके बाद रिटर्न में एप्पल वैली, उसके बाद बैट फैक्ट्री। फिलहाल हम हैं पहलगाम जाने के रूट में। यहाँ पे एक वैली पड़ती है, एक रास्ता पड़ता है, एक लोकेशन पड़ता है जिसका नाम है सैफरन गार्डन। सैफरन की खेती होती है यहाँ पे, तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता हूँ। ओके, यहाँ के व्यू के साथ में। न गुजरात, न महाराष्ट्र, न बंगाल, न पंजाब, कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। इस जन्नत पे भी भेदभाव, न गुलमर्ग, न सोनमर्ग, न पहलगाम। एवं यहाँ से आप 8 किलोमीटर बाहर जाओगे जिसे अवंतीपोरा कहते हैं, वहां पर भी केसर की खेती नहीं होती है। 1137 से हमारे देश में यही 8 से 10 किलोमीटर है सैफरन के। Actually, it has two conditions. The first, the foremost condition is this place is the hottest place in Kashmir. ये कश्मीर में सबसे गर्म जगह है। Here the maximum temperature reaches 37-38 in summers and the minimum temperature reaches -7 in winters. When it is 37 and -7, this is the suitable climate for the cultivation of saffron. देखिए, हमारे देश में गुजरात में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, पंजाब में कहीं पर येलो, कहीं पर ब्लैक, कहीं पर रेड, कहीं पर माउंटेन सॉइल है। वैसे कश्मीर वैली है तो वैली में मोस्टली आपको ब्लैक कलर की सॉइल मिलेगी। बट ये जो 8 से 10 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पर जो सॉइल पाई जाती है, इस सॉइल को कहते हैं खरीवा सॉइल। Khariva soil is a sandy, it contains less moisture, it is dry, it is very warm, very hot, very humid inside. यहाँ पर बारिश कितनी भी हो, यहाँ पर कीचड़ कम उठता है, धूल ज्यादा उठती है। इसलिए जो केसर का कंद है, रूट है, इस जमीन के नीचे 12 साल जिंदा रह सकता है। वो ब्लास्ट हो गया इसी स्लोप में, पूरा कॉन्वॉय जा रहा था बादामी बाकी, ऑलमोस्ट पहुंच ही रहे थे। अभी हम पहुंचे हैं अवंतीपुरा विष्णु टेम्पल। ऐसी और एक रुइन्स वो सर शिव जी के नाम पर। फिर सर हिस्ट्री के मुताबिक 500 साल तक ये अच्छे कंडीशन में रहा था, 14 सेंचुरी तक। ये बात हर कोई नहीं बताएंगे। 14 सेंचुरी में अफगानी डॉलर का कब्जा हुआ, क्योंकि 11 सेंचुरी से उन्होंने चालू किया था कब्जा करने के लिए। जिसको कश्मीर सौंपा गया था वो पर्शियन थे, उसका नाम था शाह सुल्तान मीर। दूसरा नाम उसी को रखा गया यहाँ आकर बुत मूर्ति का नाम शिकन तोड़ने वाला। उस पीरियड में पूरा इंडिया में कहीं कहीं जगह डिमोलिश किया गया था। जैसे यहाँ पे कुछ टेम्पल, मार्टन सन टेम्पल, महाबलीपुरम, नालंदा यूनिवर्सिटी जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया, कुछ बाबर ने किया। मैंने 2-3 का नाम लिया। डिमोलिश होने के बाद 15वीं सदी में भूकंप आ गया, जिसका नेचुरल डैमेज बहुत सारे सिटी में हुआ। कहीं कहीं जगह मिट्टी का माउंटेन, जो रेत वाला माउंटेन था, वहीं कहीं कहीं जगह फट गया था। साथ में इसके झेलम नदी चल रही थी, लिवर झेलम, और झेलम नदी के कारण फ्लड आ गया था। फ्लड के कारण वही मिट्टी फैल गया था आसपास एरिया 12 किलोमीटर तक। यहाँ पे भी अंडर द मड हो गया। ये मंदिर भी पूरा ढक गया था उसी लेवल तक। इसका गेट का ऊपर हिस्सा दिखाई दे रहा था जब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट का पीरियड रहा। उसमें 1913 से लेकर 1923 तक एक्सकेवेट किया था रखलदास बनर्जी, बंगाली आर्कियोलॉजिकल इंजीनियर, जिन्होंने ये एक्सकेवेट करके निकाला। और इसके बाद निकाला गया था मोहनजोदारो हड़प्पा 1922 में। यहाँ 1913 से ही शुरू किया गया था काम, वहाँ 1922 से काम शुरू किया गया था। और इस मंदिर में अंदर 5 मंदिर बना हुआ था। इसका नाम था पंचायतना मंदिर, और 5 के नाम से आम। और इस मंदिर की चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर बना हुआ था 69, जिसमें गर्भगृह से लेकर मेन मंडप तक पुजारी पूजा करते थे। खुदाई के दौरान सारा मूर्तियां मिली, कुछ टूटा हुआ, कुछ अच्छी कंडीशन में। जो मेन सिल्वर स्टैचू मिला वो रखा गया लंदन म्यूजियम। जो बाकी मिला 69 मूर्तियां, वो सिर्फ श्रीनगर गद्दादार मंदिर बनाया गया इन्हीं मूर्तियों के लिए। अगर वहां नहीं जाओगे, श्रीनगर लाल चौक के बगल में ही आता है म्यूजियम, SPS शेरी प्रताप सिंह म्यूजियम। वहाँ पे यहाँ की 5 मूर्ति और जगह जगह की 1-1, 2-2 मूर्ति। और जब तक ये पूरा रिनोवेट नहीं होगा तब तक मूर्तियाँ वापस नहीं आएंगी। उसी राजा के नाम से नाम दिया गया अवंतीपुर। चलिए अगला हमारा जो सफ़र है 1.5 घंटा, मतलब कि 60 किलोमीटर हमें कंप्लीट करके पहुंचना था, जो कि अपनी डेस्टिनेशन थी पहलगाम।
तो पहलगाम पहुंच जाते हैं हम लोग। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम सोनमर्ग गए थे, वहाँ पर भी एक अमरनाथ की यात्रा का एक लोकेशन शुरू होता है। वैसे ही पहलगाम है जो कि पहला गांव है अमरनाथ की यात्रा का। तो यहीं से सभी यात्री शुरू करते हैं अपनी अमरनाथ की यात्राएं। आप सभी को मैं बता दूं कि अमरनाथ की जो गुफा है यहाँ से 46 किलोमीटर है, जिसको पूरा करने में यात्रियों को 3 से 5 दिन का समय लग जाता है। इसी रूट में हमारा जो डेस्टिनेशन होता है बेताब वैली, तो हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे बेताब वैली। आए हुए थे बेताब वैली के लिए और यहाँ पे थोड़ा सा जाम हो चुका है, देखो जाम। यहाँ पे बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी, इसलिए इसका नाम रखा गया था बेताब वैली। बेताब वैली से आप सभी का स्वागत है। और बेताब वैली का कुछ नज़ारा आप देख लीजिए। ये माउंटेन है, ये जो नदी आ रही है ये अमरनाथ की जो यात्रा करते हैं वहाँ से होके आ रही है। और यहाँ पे अपने सभी घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे रोपवे है, अच्छी अच्छी वादियाँ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, सब कुछ है। इसका एंजॉय देखो। इसी पहलगाम की बेसरन घाटी में एक 22 अप्रैल 2025 को हमला हुआ था, जिसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया था, जिसमें 26 लोग की मृत्यु और 17 लोग घायल हुए थे। और आप सभी को पता है कि हमलावर लश्कर तैयबा से थे, जिसमें 5 आतंकवादियों ने AK-47 और M4 कार्बाइन राइफल से अटैक किया था। जैसे कि आपको पता है कि कश्मीर का जो वेदर है कभी भी चेंज हो जाता है। तो मैं थोड़े दिन बाद जब यहाँ पर वापस गया था, तो यहाँ पे जो बारिश के टाइम में जो व्यू था वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। पहले आप ये वाला देख लीजिए धूप में कैसा दिखता है, उसके बाद बेताब वैली बारिश गिरने के बाद कैसा दिखता है। भाई मैंने अभी आपको जो दिखाया था ना वीडियो, अभी देखा आपने बेताब वैली का, वो था नॉर्मल सा। अभी दिखाता मेंटोस, थोड़ा सा वेदर चेंज, मानसून वाला। तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है बेताब वैली जब बारिश गिर रही हो तब। सुंदर। जब यहाँ पे बारिश चालू होती है तो खच्चर भी बेचारे पागल हो जाते हैं, उनको खाली घर के सिवा कुछ नहीं दिखता है। तो यहाँ पे खच्चर की सवारी करना बहुत मुश्किल है भाई। बारिश की वजह से यहाँ का पानी भी तेज हो गया और इसका कलर भी थोड़ा रेतीला हो गया। तो बेताब वैली का ये अध्याय पूरा करके हम निकलते हैं पार्किंग से अपनी गाड़ी लेके बाहर। अपने बड़ी गाड़ी का वेट करते करते यहाँ पे मौसम भी धीरे धीरे बिगड़ जाता है और तेज़ हवा चालू हो जाती है। बताया था ना कि कश्मीर का वेदर और मुंबई का फैशन कब चेंज हो किसी भी नहीं पता चलता है। इसी के बाद हमारी बस आती है और पहलगाम से हम निकल जाते हैं। और एक रास्ते में एक टाउन आता है 20 किलोमीटर के बाद, जिसका नाम है एस मकान। और यहाँ पर एक बजरंगी भाईजान के एक फेमस शूट हुआ था इसी दरगाह में। और ये कुछ कैसा था। इस दरगाह पर जाने के लिए हमें यही रूट से 100 फीट ऊपर जाना होता है हिल लॉक पर। उसके बाद हम फाइनली पहुंचते हैं एप्पल वैली। 100 kg देगा, कभी 30 kg देगा। तो कभी कभी क्या करें, पॉलिनेशन अच्छी होगी तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। थोड़ा सा बारिश आ गया तो प्रोडक्शन टोटल डाउन।
हमारे कश्मीर में कहावत है, जब तक एक एप्पल आटम नहीं देखेगा तब तक उसमें मिठास नहीं आती है। दैट मीन जितना देर एक एप्पल स्पेंड करेगा ट्री पे ड्यूरिंग ऑटम में, उतनी उसमें मिठास बढ़ती जाएगी। एक एप्पल हम प्लग करेंगे अगस्त में और एक एप्पल हम प्लग करेंगे नवंबर में। जो नवंबर वाला एप्पल होगा वो ऑलवेज मीठा होगा, वेदर उसका कलर हो या ना हो। वो यहाँ का ट्रेडिशनल एप्पल है। अब रही बात, अगर हमारे पास ट्रेडिशनल इतने मीठे हैं तो हाइब्रिड लाने की क्या जरूरत थी फिर। तो एक जो ट्रेडिशनल ट्री है फ्रॉम सैपलिंग टू फ्रूटिंग तक एक फार्मर को 7 ईयर्स का वेट करना पड़ता है। 7 साल के बाद एक जो ट्रेडिशनल ट्री है अपना यील्ड देना स्टार्ट करता है, ठीक है। और आपको मालूम है हमारी कंट्री में अभी कंजप्शन ऑफ एप्पल ज़्यादा है, प्रोडक्शन बहुत कम है। 2 ही स्टेट्स पूरे कंट्री को एप्पल फुलफिल करते हैं, हिमाचल और कश्मीर, ठीक है। तो इस प्रोडक्शन को फास्टर करने के लिए हाइब्रिड वाला निकाला है। उसमें क्या रहता है, इस साल ट्री दे दिया, 1 साल छोड़ के नेक्स्ट ईयर उसमें फ्रूटिंग आना स्टार्ट हो जाए। फिर हमने देख लिया एप्पल और एप्पल जूस, और सफर वापस से चालू होता है बैट फैक्ट्री की तरफ। तो फिलहाल हमारा जो स्पॉट है वो है बैट फैक्ट्री, जो कि आपको सबको पता होगा कि जो बैट बनते हैं वो वुडन के बनते हैं। वो वुडन होता है बिल्लो, और बिल्लो के पेड़ वगैरह जो है वो कश्मीर में ही पाए जाते हैं अपने इंडिया में। तो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से फैक्ट्री से होता है एक टाइप से। और कैसे बनता है, क्या होता है, किस टाइप का इसमें मटेरियल होता है, सर आपको बताएंगे। आज बैट पे टकराता है जोर से, एक बार बैट को झंझोड़ चाहिए, तो ये हैंडल क्या करता है, इसमें रबड़ भी डाला हुआ, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मारता है। अभी बेता वैली से होके आगे ना, बेता वैली में जो पानी के पास पेड़ थे ना, वो जंगल थे, सब विल्लो का पेड़। विल्लो का जार जब लगाते ना यहाँ का लोग, इसका ग्रोथ रेट स्लो है। वो ये वजह है कि यहाँ पतझड़ हो। एक्चुअली दिसंबर, जनवरी, फरवरी कश्मीर का पीक है सर्दी है। इन 2-3 महीने में स्नोफॉलिंग होता है प्लेन एरिया में भी। ये पेड़ क्या करता है, दिसंबर में पत्ता छोड़ देता है, मार्च के एंड पे वापस आता है, 3 महीना पत्ता गायब, ग्रोथ रेट स्लो। 15 से 20 साल लगता है मैच्योर होने में। ऊपर जो पीस हमने रखा है ना, उसको हम सीजनिंग बोलते हैं। सीजनिंग बोलेंगे तो खुले में बर्फबारी भी देखे, बारिश भी देखे, धूप भी देखे, फिर वापस बारिश। चारों सीजन का इफेक्ट हो गया ना, एक सीजनिंग माना है। 1 साल का टर्न ओवर लेता है। 1 साल बाद हम डिविजन निकालते हैं। हैंडल का जॉइंट जो मारते हैं हम फेविकोल से मारते हैं, ओनली फेविकोल। अंदर जाएंगे ना आप, लोहे में कसा हुआ बैट देखिए, पूरा पैक कर देते हैं। अगर हार्ड बॉल का बैट तो कि गैप ना आ जाए। 15, 10, 12, 15। अच्छा हैंडल सेम वुड का नहीं रहता। हैंडल हार्ड बॉल खेलने के लिए बाम्बू का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में जो बांस मिलता है ना हमको, वो अलग क्वालिटी का, वो अंदर से खोखला रहता है। बराबर, ये सॉलिड बांस क्वालिटी अलग है। ये मलेशिया और सिंगापुर से इम्पोर्ट करते हैं, लोकल में कहीं नहीं है। बैट 34 इंच लंबाई में ले सकते, 4.25 इंच का चौड़ा हो बैट, 1.5 से 1.25 के बीच में ही साइड का मोटाई हो, और बैट वुड का ही हो, ये भी रूल है। ऐसी अब यहाँ जो सवाल बनता है वो ये, भाई सारे पेड़ दुनिया में लकड़ी के ही होते हैं, मगर विल्लो ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसमें क्या ऐसा है? ये एक क्वालिटी है जो किसी पेड़ में नहीं है। ये इलास्टिसिटी है नेचुरल इसकी। इसके बाद हम निकलते हैं होटल, और गुड नाइट।